with the name of Allah Almighty, Transfer of Property Act 1882, topic Marshalling, Section 81। मार्शलिंग का मतलब है जब कोई अपना राइट लेने के लिए आए उस पर बमबारी करो और उसे भगा दो। मानो कि एक स्टोरी है, मिस्टर सादिक जो कि दो प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, एक शॉप दूसरी फैक्ट्री। मिस्टर सादिक ने अपनी शॉप और फैक्ट्री गिरवी रखवाकर मोगेज करके 10 लाख का लोन लिया। उसने ये प्रॉपर्टीज मिस्टर राम को मोगेज की। मिस्टर सादिक ने राम को शॉप और फैक्ट्री मोगेज कर दी, 10 लाख ले लिया। मिस्टर सादिक को फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि फैक्ट्री एक और शख्स को मोगेज कर दी और उससे 5 लाख ले लिए। दूसरे शख्स का नाम है रावल। अगर किसी तरह से मिस्टर सादिक डिफॉल्टर हो जाता है, राम अपना 10 लाख लेने के लिए शॉप और फैक्ट्री दोनों पर दावा करता है, वहां से अपने पैसे पूरे करने की कोशिश करता है, तो राम को मिस्टर रावल रोक देगा। वो अपना मार्शलिंग करेगा। उसका मार्शलिंग का राइट होगा कि मिस्टर राम जाओ पहले शॉप में से अपने पैसे पूरे करो, अगर पैसे कम पड़ जाएं तो फिर आना फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि मैं सब्सिक्वेंट सेकंड मोगीजी हूं, मेरा इस फैक्ट्री पर राइट है। राइट तो राम का भी था, लेकिन रावल ने बमबारी करके उसे भगा दिया। आइए इस मामले को पढ़े लिखे अंदाज में देखते हैं। सेक्शन 81 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। प्रोटेक्ट्स सब्सिक्वेंट मोगेजी, ये दूसरे मोगेजी को, सेकंड मोगेजी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रियर मोगेजी, पहले मोगेजी से। ये सेकंड मोगेजी को सेव करता है ये रूल फर्स्ट मोगेजी के मुकाबले में। पहले वाले मोगेजी को कहता है जाओ भाग जाओ यहां से, अब इस फैक्ट्री पर पहले मेरा राइट है। वन कॉमन डेटर, एक कॉमन डेटर है, नाम है उसका मिस्टर सादिक। डेटर कर्ज लेने वाला। हु हैज टेकन लोन फ्रॉम मोर देन वन क्रेडिटर, जिसने एक से ज्यादा कर्ज देने वाले से कर्ज लिया। और वो दो कौन लोग हैं? एक है राम और दूसरा है रावल। एक आदमी मिस्टर सादिक, उसने कर्ज लिया दो लोगों से, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम रावल है। सपोज मिस्टर सादिक बीइंग द ओनर ऑफ टू प्रॉपर्टीज मोगेज, मिस्टर सादिक दो प्रॉपर्टीज का मालिक होने के नाते अगर वो मोगेज कर देता है, गिरवी कर देता है बोथ ऑफ हिज प्रॉपर्टीज, अपनी दोनों प्रॉपर्टीज, एक वन शॉप, पहली प्रॉपर्टी शॉप एंड फैक्ट्री, और दूसरी प्रॉपर्टी फैक्ट्री, किसको? टू राम को दे देता है। मिस्टर सादिक ने ओनर होने के नाते अपनी दो प्रॉपर्टीज वो मोगेज कर दी मिस्टर राम को और उससे पैसे लिए हैं उधार। लेटर मिस्टर सादिक मोगेज फैक्ट्री अलाउन टू रावल, बाद में मिस्टर सादिक ने अपनी सेकंड वाली प्रॉपर्टी मिस्टर रावल को भी मोगेज कर दी। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा हो तो 2 लोगों को मोगेज, 3 लोगों को मोगेज हो सकती है। जिसको बाद में मोगेज करेंगे उसे कहेंगे ये सेकंड मोगेजी है। Here if Ram proceeds for debt,
अगर राम आ जाए अपना पैसा लेने के लिए फ्रॉम मिस्टर सादिक फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी, और वो सेकंड प्रॉपर्टी से पैसा लेने के लिए आए, उस पर क्लेम करे, जो कि क्या है, बोलो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फैक्ट्री है। रावल कैन कंपेल, रावल उस वक्त मजबूर कर सकता है, बमबारी कर सकता है राम पर टू प्रोसीड, और उसे कहेगा जाओ जाकर केस करो, अपना अमल करो, अपना सिलसिला बनाओ, फर्स्ट पहले अगेंस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले पहली प्रॉपर्टी से जाकर अपने पैसे वसूल करने का प्रोसीजर करो। एंड देन इफ द डेट इज नॉट सेटिस्फाइड, तेरे पैसे फिर भी अगर पूरे ना पड़े, टू द सेकंड प्रॉपर्टी, फिर सेकंड प्रॉपर्टी पर आना। दिस इज मार्शलिंग, एंड मार्शलिंग इज द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मुगेजी, बाद में मुगेज पर लेने वाले का राइट है। मुगेजी को याद है, हमने पिछले लेक्चर में कहा था, ही इज बैंकर, बैंक है ये मुगेजी, और मुगेजर कौन है, मिस्टर सादिक है। अब आपको याद आ जाएगी सारी कहानी। क्लॉग, क्लॉग ऑन राइट ऑफ रिडेम्पशन। क्लॉग का मतलब होता है बैन कर देना, जैम कर देना, जैम, रोक देना। रिडेम्पशन का मतलब है अपनी पोजेशन वापस लेना, मलकियत वापस लेना, अपनी चीज वापस लेना, रिक्लेम करना। मानो कि एक स्टोरी है, मिस्टर सादिक ने बैंक से कर्ज लिया और सिक्योरिटी के तौर पर अपना मकान रखवा दिया। पैसे अब मिस्टर सादिक वापस देता है और कहता है मेरी चीज वापस दे दो, तो रिडेम्पशन इसे कहेंगे। मिस्टर सादिक रिडेम्पशन मांग रहा है, उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन है कि वो अपनी चीज वापस ले, लेकिन ये जो बैंक है वो उस पर क्लॉग लगा देता है, क्लॉग, बैन लगा देता है। क्यों? चंद एक वजूहात होती हैं। वो क्या वजूहात हैं देखते हैं। पहली बात, सेक्शन 60 और 91 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी कि सेक्शन 60 और 91 है। रिडेम्पशन मीन्स रिपोजेशन या रिटर्न। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? मलकियत वापस लेना ऑफ प्रॉपर्टी। क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है क्लॉग, रुकावट, ऑन इक्विटी राइट ऑफ रिडेम्पशन, रिपोजिशन, रिपोजिशन के हक पर बैन मीन्स एनीथिंग विच डिबॉर्स अ मुगेजर, कि कोई ऐसी चीज जो मुगेजर को, मिस्टर सादिक को बैन करे, डिबॉर्स करे, रोक दे फ्रॉम हिज एक्सरसाइज टू रिडीम, अपनी रिडीम पोजेशन वापस लेने में। यानी कि क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है
कि मुगेजर मिस्टर सादिक को अपनी पोजीशन वापस लेने से रोक देना। कौन रोकेगा? बैंकर रोकेगा। क्यों रोकेगा? चंद वजूहात हैं। इंस्टेंसेस ऑफ क्लॉग्स ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। इक्विटी के नाम से घबराना नहीं। इक्विटी का मतलब हक होता है, राइट होता है। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? मलकियत। इंस्टेंसेस मिसालें, क्लॉग्स रुकावटें, बैन। आइए किन सूरतों में क्लॉग लग सकता है मुगेजर पर पोजीशन वापस लेते वक्त? फर्स्ट, कंडीशन इन कंट्रैक्ट में ही शर्त लिख दी गई थी दैट मुगेजर विल हैव नो राइट ऑफ रिडेम्पशन, कि मुगेजर कभी भी पोजीशन ले ही नहीं सकता। हो सकता है कागजी इतना लंबा हो, बात ही कोई इस तरह की हो कि बैंकर ने दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया हो कि ये मुगेजर ज़िंदगी में कभी रिडेम्पशन ले ही नहीं सकता, तो लेने की कोशिश करेगा, बैंक कॉन्ट्रैक्ट शो करेगा, क्लॉग लग जाएगा, बैन लग जाएगा। स्टेपुलेशन के लफ्ज़ से नहीं घबराना। स्टेपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, शर्त। स्टेपुलेशन बी पढ़ रहा हूं। बी, ए मैंने बता दी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा गया है कि ये रिडेम्पशन पोजेशन ले नहीं सकता वापस। बी, दूसरी क्या सूरत हो सकती है? स्टेपुलेशन मुगेजर शैल नॉट एलिनेट प्रॉपर्टी, कि ये शर्त लिख दी गई हो कॉन्ट्रैक्ट में कि मुगेजर अपनी प्रॉपर्टी को अलग नहीं करेगा। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं लेगा, या इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉपर्टी को कभी जुदा नहीं करेगा। पहले जैसी बात है। सी, रिडीमिंग द मुगेज बाय पेइंग मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ये शर्त लिखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि रिडीमिंग पोजेशन उस वक्त वापस मिलेगी अगर मुगेजर मिस्टर सादिक अपनी जेब में से पैसे अदा करेगा। और कौन सी सूरत है जिसमें पैसे अदा हो सकते हैं? नॉट बाय मनी रेज्ड बाय सेल, ना कि वो जो प्रॉपर्टी मुगेज की गई थी उसी को बेचकर पैसे देगा, और मुगेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को किसी और को फिर मुगेज पर देकर पैसे देगा। भाई बात समझे, शर्त लिखी गई, मिस्टर सादिक आप जो प्रॉपर्टी मकान हमारे पास रखवा रहे हैं, इस मकान को आप ना तो आगे बेच सकते हैं और ना ही आप इसे सेकंड मुगेजी को दे सकते हैं। ये शर्त लिखी गई थी। अब मिस्टर सादिक कहता है भाई पैसे तो मुझसे हो नहीं रहे, ऐसा करता हूं ये प्रॉपर्टी मैंने आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई थी, मैं उसी प्रॉपर्टी को सेल कर देता हूं, आपके पैसे आपको दे देता हूं, बाकी जो बचता है मैं अपने पास रखूंगा। बैंक कहेगा नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। या मिस्टर सादिक कहता है ओए मेरा मकान है 20 लाख का और देने में तुम्हारे 5 लाख हैं, मैं मकान को किसी और को मजीद मुगेज पर देकर और उससे 5 लाख का लोन लेकर तुम्हें देता हूं, तुम्हारे मुंह पर मारता हूं। नो, दैट कैन नॉट बी हैपन। क्यों शर्त लिखी गई है कि मुगेज प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी जब तक कि मिस्टर सादिक अपनी जेब से पैसे अदा नहीं करेगा, ना कि मुगेज शुदा प्रॉपर्टी को बेचकर या इसी मुगेज शुदा प्रॉपर्टी को दोबारा क्या करके सब्सिक्वेंट मुगेजी को देकर पैसे हमें देगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। अगर ऐसा करने लगेगा मिस्टर सादिक तो क्या होगा? क्लॉग, उस पर लॉक लग जाएगा। क्लॉग को लॉक से याद रखें। क्लॉग, लॉक, किस पर लॉक? मुगेजर के पोजीशन वापस लेने पर लॉक। डी, अ कंडीशन कन्वर्टिंग अ मुगेज इनटू अ सेल ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज इनवैलिड। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैंक ने शर्त लिखवा दी है, बैंक क्या है? मुगेजी,
क्या शर्त लिखवाई है? उसने कहा है भाई ये मुगेज प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं करेंगे अगर आप डिफॉल्ट होंगे, यानी कि आप इस प्रॉपर्टी मुगेज प्रॉपर्टी को सेल में कन्वर्ट करके हमें डिफॉल्ट होने की सूरत में पेमेंट नहीं कर सकते, ये शर्त लिखी हुई है। तो ज़ाहिर बात है अगर मिस्टर सादिक कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे, मैंने सेल करनी है तो मुझे पोजेशन वापस दें, तो कोर्ट क्लॉग लगा देगा किस पर? ऑन द राइट ऑफ रिडेम्पशन। रिपोजिशन का जो राइट है मुगेजर का, उस पर लॉक लग जाएगा, क्लॉग लग जाएगा। तुझको किसी से गर्ज क्या, बिजली कहीं गिरा, तुझको किसी से गर्ज क्या, बिजली कहीं गिरा, दिल जले या जिगर जले, मुस्कुराए जा तेरे निसार साकिया। मर्जर। मर्जर मर्जर का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर देना, मर्जर, मर्ज कर देना। मर्जर से मुराद ये है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज 2 लाख रुपए का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख रुपए का, दोनों को आप बाद में मिला देते हैं और मिलाकर एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वैल्यू उसकी होगी, छोटे कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, वो मर्ज हो गया बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं। मुगेज की हुई प्रॉपर्टी, एक छोटी प्रॉपर्टी, एक बड़ी प्रॉपर्टी, फिर एक बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर दोनों का पैसा एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी मर्जर है। कई कंडीशंस हो सकती हैं, बस इतना याद रखें कि बड़ी जो चीज़ होगी ग्रेटर, वो आइडेंटिफाई होगी, छोटा जो मामला होगा वो मर्ज हो जाएगा, उसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। मर्जर द कम्बिनेशन और फ्यूजन, मिलना ऑफ वन थिंग, एक चीज़ का, अ राइट या एक राइट का, किसके अंदर? एंड टू अनदर थिंग अ राइट, किसी और चीज़ में या राइट में, एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में मिल जाना, या एक राइट का किसी दूसरे राइट के साथ कंबाइन हो जाना। ऑफ ग्रेटर और लार्जर इंपॉर्टेंस, एक छोटे राइट का या चीज़ का एक बड़े राइट या चीज़ के साथ मिक्स हो जाना, सो दैट द लेसर थिंग और राइट लूजेज इंडिविजुअलिटी, तो जो छोटी चीज़ होगी वो अपनी वक़्त, अपनी हैसियत खो देगी, एंड बिकम्स आइडेंटिफाइड विद द ग्रेटर होल, वो ग्रेटर होल बड़ी चीज़ के साथ ही हमेशा आइडेंटिफाई होगी। छोटी चीज़ अगर बड़ी चीज़ के साथ मिलेगी तो बड़ी चीज़ की हैसियत होगी, ये अंडरस्टूड है। ये मर्जर, इतना कंसेप्ट आपने याद रखना है, दैट इज़ इनफ। पिलाए जा तेरे निसार साकिया।
सामने मेरे आके देख, रुख से न हटा के देख, खिरमान दिल है मुंतज़िर, पर बेनज़र गिराए जा, खिरमान दिल है मुंतज़िर, पर बेनज़र गिराए जा, तेरे निसार साकिया। ऑस्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर, दर्शनी मालिक, दर्शनी बस दर्शनी मालिक होता है, असल मालिक नहीं होता, दिखावे का मालिक होता है। भाई मैं लाहौर में बैठा हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है डीजी खान में, मैं कहता हूँ वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए और मुझे डीजी खान जाना ना पड़े, तो मुझे कोई दर्शनी ओनर वहाँ पर शो तो करना होगा जो मेरे बिहाफ पर मेरी अथॉरिटी को इस्तेमाल करे, सिग्नेचर करे, चीज़ मेरी बेचे। उसे ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। सेक्शन 41, इसमें सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ओनर विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर, रियल ओनर के कंसेंट से जो ओनर सामने आकर ठहरेगा, पटवारी के, जस्टिस के, लोगों के, लेने वाले के, ट्रांसफरी के, उसे हम कहेंगे ऑस्टेंसिबल ओनर। अपेरेंट ओनर कहते हैं इसे, ज़हरी ओनर कहते हैं। मामला जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, मामला जब फॉर ट्रांसफर का होगा कि चीज़ ट्रांसफर करनी है, कौन सी चीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई ज़मीन, कंसिडरेशन, और उसके बदले में कोई वैल्यू भी लेनी है, पैसा भी लेना है, तो ऐसे मामले में जो ओनर शो होता है उसे ऑस्टेंसिबल ओनर। कुछ लाजमी चीज़ें जहन में रखें। डन ट्रांसफर इज नॉट अवॉइडेबल बाय रियल ओनर, कि एक बार ट्रांसफर डन हो गई, रियल ओनर आकर ये नहीं कह सकता नहीं जी मैं तो था ही नहीं, तो ये ट्रांसफर ही नहीं है, नहीं, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। दर्शनी ओनर की बड़ी वैल्यू है, बड़ी धूमें है उसकी। डन ट्रांसफर कभी वापस नहीं ली जाएगी, उसको नहीं रोका जा सकता। अच्छा, तो ये ओनर, दर्शनी ओनर, ऑस्टेंसिबल, इस ओनर के अंदर गुड फेथ होना चाहिए, और रियल ओनर के अंदर भी गुड फेथ होना चाहिए, और प्रॉपर्टी लेने वाले के अंदर भी गुड फेथ होना चाहिए, ताकि मामला खराब ना हो। एविडेंस ऑफ कंसेंट, रियल ओनर ने, मैंने जो कंसेंट दिया अगर किसी शख्स को, तो वो कंसेंट का एविडेंस होना चाहिए, कोई पेपर होगा, कोई चीज़ लिखी हुई होगी। इसके लिए लॉ ऑफ एस्टोपल्स है। लॉ ऑफ एस्टोपल्स क्या करता है? लॉ ऑफ एस्टोपल्स आपके कहे हुए लफ्ज़ों को स्टोर करता है एक एप्लीकेशन फॉर्म पर, कि आपने कंसेंट दी, आपने कंसेंट दी, आपने कंसेंट दी, और फिलहाल शख्स को आपने ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया, तो इसे कहते हैं ऑस्टोपल के लफ्ज़ों की श्योरिटी, हलफ, ताकि कल को रियल ओनर फिर न सके कि मैंने तो कंसेंट दी कोई नहीं थी। इतना काफ़ी है। वफाए बदनसीब को बख्शा है तुमने दर्द जो, वफाए बदनसीब को
every transfer, fraudulent transfer, fraud transfer. सपोज मिस्टर सादिक के पास एक मकान है जो उसने गिरवी रखवा दिया, मुगेज कर दिया, और फिर बैंक को बताए बगैर चुप करके उसी मकान को किसी तीसरे आदमी के हाथ बेच दिया, तो ये ट्रांसफर फ्रॉड ट्रांसफर है, फ्रैडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं इसे। एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसका ट्रांसफर हो बाय वे ऑफ सेल करके ट्रांसफर, सेल की मद में ट्रांसफर हो, यानी कि आप उसे बेच दें। मेड विद एन इंटेंशन, इस इंटेंशन इरादे के साथ वो मालिक बेच दे, टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, के मालिक ये सोचे कि वो क्रेडिटर को, जिसको कर्ज उसने देना है, उसको धोखा दे दे या उसको लेट कर दे। ऑफ द ट्रांसफरर, वो जो ट्रांसफर दे रहा है प्रॉपर्टी की, उसका जो क्रेडिटर है, उससे जो कर्ज लेने वाला है, उसको धोखा दिया जाए और प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी जाए। इज वोडेबल, ऐसा ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, वोडेबल है। एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर जाकर सूट फाइल करेगा, अगर क्रेडिटर चाहे तो वह ऐसे ट्रांसफर को वो ट्रांसफर करार दिलवा सकता है, ये कहकर जनाब इसने तो मुझे पैसे देने हैं और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, और ये प्रॉपर्टी फिलहाल शख्स को सेल कर रहा है। सो डिफीटेड, इस वजह से कि इसकी इंटेंशन में है कि मुझे ये किसी तरह से धोखा दे दे या मेरे पैसे डिले कर दे। दोबारा देखें, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाय वे ऑफ सेल, जिसको बेचा जाए, मेड विद एन इंटेंशन, और ये इंटेंशन हो टू डिफीट, के डिफीट किया जाए और डिले कर दिया जाए द क्रेडिटर को, ऑफ द ट्रांसफरर के क्रेडिटर को, जो मालिक है उसका जो कर्ज लेने वाला है, उसको डिफीट किया जाए या डिले किया जाए। इज वोडेबल, ऐसी ट्रांसफर वोडेबल होगी, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं होगी। वोडेबल होगी किस वक्त? एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर, जब वो कर्ज लेने वाला अगर क्लेम करेगा कि मुझे डिफीट करने के लिए, डिले करने के लिए ऐसा किया गया। आइए कुछ ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। आ ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन फॉर कंसिडरेशन, मिस्टर सादिक मालिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे किसी तीसरे आदमी को, फॉर कंसिडरेशन, वैल्यू के लिए, पैसे के लिए। कर्ज लेने वाले को ना बेचे, किसी तीसरे आदमी को बेचे। इंटेंशन टू डिफीट, उसके जहन में इंटेंशन हो, किसके? मिस्टर सादिक की, कि मैं इसको धोखा दूं, ये पैसे ढूंढता रहे अपने। वो डबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर के, कर्ज लेने वाले के ऑप्शन पर, मर्जी पर, ये ट्रांसफर नहीं होगा, वोड हो जाएगा। द क्रेडिटर कैन फाइल सूट ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, इस मामले में कर्ज लेने वाला अपनी ज़ात, अपने दमखम पर वो फाइल सूट करेगा, यानी कि वो इस पर केस करेगा। एंड ऑल अदर क्रेडिटर्स, अगर वो चाहे तो अपने बाकी जो कर्ज लेने वाले 2-4 और लोग हैं, उनको भी साथ मिलाकर उनकी तरफ से सूट फाइल कर सकता है। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय। This is lecturer M.K. Bhutta. For online studies you can contact
you can call me 033346555305.